नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। और आज का जो करंट अफेयर्स है आज के वीडियो में वो अगस्त 2023 से संबंधित है। इस पूरे वीडियो को तैयार करने में जो फैक्ट्स कलेक्शन हमने किया है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि जो भी पॉइंट्स आप लोगों के साथ साझा किए जाएँ वो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट है भायखला रेलवे स्टेशन। भायखला रेलवे स्टेशन सबसे पहले स्थित कहाँ है तो यह मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसे अभी हाल ही में जो है इस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। भायखला रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो लगभग 170 वर्ष पुराना ये रेलवे स्टेशन है। और आज का जो वर्तमान में CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में जो लोग मुंबई गए हैं उन लोगों ने इसका नाम सुना हुआ होगा। और उस समय इसका नाम अगर बात कर लें तत्कालीन विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से इसे जाना जाता था। तो इसी के साथ में भायखला रेलवे स्टेशन भी बना था। और उस समय काफ़ी व्यस्ततम रेलवे स्टेशन हुआ करता था क्योंकि ये अस्तबल के पास में था। तो अंग्रेज़ों को घोड़े वगैरह की ज़रूरत होती थी तो लोग वहाँ पर व्यापारी वगैरह आया करते थे, इसलिए काफ़ी चर्चित था। व्यस्ततम रेलवे स्टेशन हुआ करता था। और विक्टोरिया टर्मिनल से ठाणे के लिए जो पहली ट्रेन चली थी जैसा आप लोग जानते वो 1853 में प्रारंभ की गई थी। तो भायखला रेलवे स्टेशन चर्चा में रहा है क्योंकि इसे हाल ही में एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट खेल से संबंधित है। ISSF जूनियर चैम्पियनशिप 2023। इस प्रतियोगिता में चीन जो है पहले स्थान पर रहा है। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन किया गया है वो 16 से 24 जुलाई 2000 मध्य के बीच कोरिया गणराज्य के चांगवोन में आयोजित किया गया था। और भारत ने इस प्रतियोगिता में टोटल 17 पदक जीते हैं और इसमें से 6 पदक स्वर्ण हैं, 6 रजत हैं और 5 जो है कांस्य पदक हैं। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु एक बार फिर से चर्चा में रहा है। और ये क्यों चर्चा में रहा है क्योंकि बेंगलुरु को जो है हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम अर्थात विश्व शहर सांस्कृतिक मंच में शामिल किया गया है। और इस फोरम में शामिल होने वाला बेंगलुरु जो है भारत का पहला शहर है। तो भारत का पहला शहर जिसे वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल किया गया वो है बेंगलुरु। अगर ये बात की जाए कि विश्व शहर सांस्कृतिक मंच की स्थापना कब की गई थी तो ये स्थापना की गई थी 2012 में। कब की गई थी? 2012 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जस्टिन सिमन्स ओबी द्वारा। जस्टिस सिमन्स ओबी द्वारा अगर पूरे फैक्ट्स पे नज़र डालें तो ये लंदन के डिप्टी मेयर फॉर कल्चर एंड द क्रिएटिव इंडस्ट्री जस्टिन सिमन्स ओबी द्वारा की गई थी। अब अगर ये जानना चाहे कि विश्व शहर संस्कृत मंच होता क्या है तो ये शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो अनुसंधान और खुफिया जानकारी साझा करता है और भविष्य की समृद्धि में संस्कृत की भूमिका का पता लगाता है। वर्तमान में विश्व शहर संस्कृत मंच नेटवर्क में 40 शहर शामिल हैं या विश्व शहर संस्कृत मंच नेटवर्क में वर्तमान में 6 महाद्वीपों में फैले 40 शहर इसमें शामिल हैं। अगला पॉइंट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा। आई होप कि क्यों इंपॉर्टेंट इसको भी देख लेते। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 2023 में लोकमान्य तिलक जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है तो ये 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। आपको याद होगा अगर आप UPSSC का एग्ज़ाम देते तो आप एक बार पूछ लिया गया था, मुझे याद है महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई थी, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये देखिए पहले किसे प्रदान किया गया तो ये भारतीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। 1 अगस्त 2023 को बाल गंगाधर तिलक की 103वीं पुण्यतिथि थी। उसके अवसर पर लोकमान्य तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कि पहले व्यक्ति वो 41वें प्राप्त करता है, यानी इससे पहले 40 अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है।
लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता बाल गंगाधर तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा गठित किया गया था। मतलब ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो है दिया जाता है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है और जिनके योगदान को केवल उल्लेखनीय और असाधारण रूप में देखा जा सकता है। यह पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को प्रदान किया जाता है। तो ये आपको याद रखना, कब प्रदान किया जाता है? 1 अगस्त को ही प्रदान किया जाता है। 1 अगस्त को क्यों प्रदान किया जाता है? क्योंकि 1 अगस्त को ही लोकमान्य तिलक जी की जो है पुण्य तिथि होती है। ठीक है, और 2023 में कौन सी पुण्यतिथि? 103वीं थी। कब ये पुरस्कार के लिए इसका गठन किया गया था? तो 1983 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नवी मुंबई महाराष्ट्र भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर प्रस्तावित हो गया है। अब G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023। हालांकि G20 से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और लेकिन इस पीडीएफ में केवल बहुत मुख्य पॉइंट को ही मैं शामिल करूंगा। ठीक है, तो इनको मुझे लगता है कि ज़रूर इनको देख रखना चाहिए और देखना ही नहीं चाहिए, आपको इनको याद भी रखना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन 2023 मेज़बान भारत ही है। प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजन इसका हुआ। ठीक है, भारत मंडपम में। कब हुआ? 9 और 10 सितंबर 2023 को। 2 दिन का आयोजन हुआ है, 9 और 10 सितंबर 2023 को। इसका मोटो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसको भी आपको याद रखना है। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यानी 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा। और प्रतिभागी की अगर बात करें, G20 के सदस्य देश इसमें शामिल थे। और अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा भी होगा तो अब आप भविष्य में G20 की बजाय ये इसका नाम G21 हो गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन यूनियन को भी शायद इसमें शामिल कर लिया गया है। खैर चलिए, उसके हम लोग आगे बात करेंगे। इससे पहले अगर 2022 के सम्मेलन की बात करें G20 के, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था बाली शिखर सम्मेलन 2022 में। और आगामी शिखर सम्मेलन जो होना प्रस्तावित है 2024 में, कहाँ पर? ब्राज़ील में। तो अगला कहाँ पे होना प्रस्तावित है? ब्राज़ील में। ये भी आपको याद रखना। पिछला कहाँ हुआ था ये भी आपको याद रखना है। 2022 में बाली में हुआ था। ठीक है, और वर्तमान तो भारत में हुआ ही हुआ है। ठीक है, G20 के विषय में अगर एक नज़र डाल लें तो G20 का गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है इसमें। तो ये G20। अभी इसके देखिए G20 से संबंधित अन्य भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये वैसे भी G20 आपको बहुत ध्यान से तैयार करना होगा, क्योंकि इस G20 का जो शिखर सम्मेलन इस वर्ष का हुआ है 2023 का, वो भारत में हुआ है। अगला म्यांमार ने जो है हाल ही में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया है। जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि 1 फरवरी 2021 को सेना ने तख्ता पलटकर देश में 1 साल के लिए आपातकाल लागू कर दिया था म्यांमार में। बाद में इस आपातकाल को बढ़ाया गया था और अब चौथी बार जो है इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया फिर से। अगला पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, एक सेकेंड ब्रश में ले लेता हूँ। अभी हाल ही में राजस्थान के 4 उत्पादों सहित पूरे भारत के 7 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है। देखिए GI टैग समय समय आपने देखा होगा कि अलग अलग उत्पादों को जो अलग अलग राज्यों से संबंधित है दिया जाता रहता है। तो जो चर्चा में उन पर आपको नज़र रखनी है, तो इसी लिस्ट में राजस्थान के उत्पादों सहित जो है 7 उत्पादों को भौगोलिक
संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और कौन कौन से, इसमें सबसे पहला जलेसर धातु शिल्प, एक धातु शिल्प है। गोवा मान कुराद आम, गोवन बेम्बिका, उदयपुर गुप्तगारी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर काशीतकारी शिल्प, जोधपुर बंधेज शिल्प, बीकानेर उस्ता कला शिल्प। ठीक है, इसमें देखिए 4 जो हैं लास्ट के, ये आपके राजस्थान के हैं। उदयपुर गुप्तगारी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर काशीकारी शिल्प, जोधपुर बंधेज शिल्प और बीकानेर उस्ता कला शिल्प। इसके अतिरिक्त जो ऊपर के जैसे जलेसर धातु शिल्प, एक धातु शिल्प है। गोवा मान कुराद आम और गोवन बेमिका, तो इनके विषय में थोड़ा थोड़ा हम लोग नज़र डाल लेते हैं। और इसमें देखिए जो जलेसर धातु शिल्प है इस पर आपको नज़र रखनी, क्योंकि ये जो है आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो सबसे पहले जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश के जलेसर यानी मगध राजा जरासंध की राजधानी जलेसर है में 1200 से अधिक छोटी इकाइयाँ जलेसर धातु शिल्प बनाने में लगी हुई हैं। इसमें घुंघरू यानी पायल, घंटियाँ और अन्य सजावटी धातु शिल्प और पीतल के बर्तन शामिल थे। हथुरास नामक इलाके में रहने वाला जो ठठेरा समुदाय के लोग हैं वो इस उत्पाद को बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं। मनकुराट आम की इस किस्म को मालकोराडा, कार्डोजो, मनकुराट, कोराडो और गोवा मनकुर के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगालियों ने फल का नाम मालकोराडा रखा, जिसका अर्थ है खराब रंग। समय के साथ यह कोंकणी में मानकुराट आम या आम बन गया। अगला नाम है गोवा बेम्बिका। बेम्बिका जिसे गोवा डेसर्ट की रानी के रूप में भी जाना जाता है, यह एक पारंपरिक इंडो पुर्तगाली हलवा है। गोवा बेम्बिका क्या है? पुर्तगाली, इंडो पुर्तगाली हलवा है। उदयपुर कोप्तकारी धातु शिल्प, इन हथियारों को डिजाइन बनाने, गर्म करने और फिर ठंडा करने की जटिल प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट रूप से सजाया गया है। धातु में सोने और चांदी के तारों को जड़कर आपस में जोड़ा गया है। बीकानेर काशीतकारी शिल्प, ये परंपरागत रूप से विभिन्न प्रकार के महीन टाँके और दर्पण कार्य के साथ कपास, रेशम या मखमल पर बनाया जाता है। मुख्य रूप से विवाह से जुड़ी वस्तुओं, विशेष रूप से उपहार वस्तुओं के लिए। ऐसा माना जाता है कि दर्पण अपनी परावर्तक सतहों से बुरी नज़र को दूर भगाते हैं। हाथ में कपड़ों की बुनाई बीकानेर और आसपास के जिलों में मेघवाल समुदाय द्वारा की जाती है। जोधपुर बंधेज शिल्प, यह बांधने और रंगने की राजस्थानी कला है। बंधेज राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कपड़ा कला रूपों में से एक है। प्रयुक्त कपड़े मलमल, रेशम और वायल होते हैं। इसमें सूती धागे का प्रयोग कपड़े को बांधने के लिए इसमें किया जाता है। और अगला है बीकानेर उस्ता कला शिल्प। लंबे समय तक टिके रहने वाले सुनहरे रंग की प्रमुखता के कारण इसे गोल्ड नक्काशी या गोल्ड मनौती वर्क के रूप में भी जाना जाता है। अनुपचारित कच्चे ऊँट की खाल को उस्ता की आवश्यकताओं के लिए चमड़े के कारीगरों के डाकघर समुदाय द्वारा संसाधित और ढाला जाता है। जेदी बुट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मैटिकेला और जदेरी नमकट्टी। हाल ही में तमिलनाडु के जेदी बुट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मैटिकेला और जदेरी नमकट्टी उत्पादों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये तीनों जो आप नाम देख रहे हैं, जेदी बुट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मैटिकेला और जदेरी नमकट्टी, ये तीनों कहाँ संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग में शामिल किया गया है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना अपनी तरीके की एक अनोखी पेंशन योजना है और पर्यावरण की दृष्टि से पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी और वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की भांति यह पेंशन राशि प्रतिवर्ष समानुपात में बढ़ाई भी जाएगी, यानी पेंशन भी दी जाएगी और आगे इसमें वृद्धि भी की जाएगी। चाइना 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन ने फुजियान प्रांत के पास स्थित अपने अपतटीय पवन फार्म में 16 मेगावाट की क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सफलतापूर्वक चालू किया है। तो पवन ऊर्जा की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया है? तो यह है चीन। वेस्टर्न लेन देखिए क्या है कि उपन्यास है ये, ठीक है। वेस्टर्न लेन क्या है? उपन्यास है।
इसको लिखा है भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू ने। इसे बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? क्योंकि भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग है और हाइड्रोजन ईंधन एक स्वच्छ ईंधन की श्रेणी में आता है, तो पर्यावरण की दृष्टि से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसे प्रारंभ किया गया है झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी हाल ही में जमशेदपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित होने वाले देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग को मंजूरी दे दी है। तो भारत का जो पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग है ये झारखंड के जमशेदपुर में 350 करोड़ रुपए के अधिक के निवेश के साथ जो है प्रारंभ किया जा रहा है। प्रस्तावित इकाई की क्षमता की अगर बात करें तो 4000 से अधिक हाइड्रोजन आईसी ईंधन या ईंधन एग्नोस्टिक इंजन और 10,000 प्लस बैटरी प्रणाली होंगी इसमें, जिसके लिए 354.28 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023, इसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मंजूरी दे दी है। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य राज्य में मौजूद नदियों, नहरों, झीलों और सागरों का उपयोग करके पानी पर्यटन सुविधाएं विकसित करना है और जो राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित 30 से 10 वर्षों के लिए वैध होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, आपको याद होगा जैसे G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला था, उससे जस्ट पहले, ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका द्वारा जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 23 अगस्त 2023 को। विशेष रूप से शिखर सम्मेलन 2019 में कोविड-19 महामारी के बाद पहली व्यक्तिगत बैठक है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, काफ़ी बड़ा टाइटल है।